Hmm. Hmm. Hello students, now I am going to teach you Science class 7th chapter 4 Heat part 2nd, and in the first video and first part I have taught you about clinical thermometer and construction of a clinical thermometer, and in this video we will start how to handle the clinical thermometer. Wash the thermometer with an antiseptic solution or alcohol or water. Let it dry in air. हमें थर्मामीटर को जो वॉश करते हैं तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, अल्कोहल से या वाटर से धोना चाहिए और इसको फिर एयर में सूखने दें. होल्ड द थर्मामीटर फ्रॉम इट्स टॉप एंड रीड द लेवल ऑफ मरकरी. और थर्मामीटर को इसके टॉप एंड से होल्ड करना चाहिए एंड रीड द लेवल ऑफ मरकरी, और मरकरी के लेवल को रीड करना चाहिए. इफ द लेवल ऑफ मरकरी इज ऑलरेडी बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड देन यूज द थर्मामीटर एज सच. यदि मरकरी का लेवल पहले से ही 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो है तो ही हम थर्मामीटर को हम यूज़ करते हैं. फिर इफ द लेवल ऑफ मरकरी इज अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और यदि मरकरी का लेवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव है तो ब्रिंग इट डाउन बाय गिविंग अ फ्यू जर्क टू द थर्मामीटर. तो हम इसे जर्क देकर इसे ब्रिंग इट डाउन कर देते हैं मरकरी के लेवल को. दिस विल फोर्स द मरकरी लेवल टू मूव डाउन, और इस प्रकार के फोर्स से मरकरी का लेवल मूव डाउन हो जाता है. प्लेस द थर्मामीटर valve अंडर द टंग ऑफ द पर्सन फॉर अ मिनट. अब हम जब टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो थर्मामीटर को जो बल्ब होता है जहाँ पर मरकरी होता है उसको टंग के नीचे 1 मिनट के लिए रखते हैं. डू नॉट टॉक विद द पर्सन, लेकिन उस पर्सन से हम बात नहीं करना चाहिए, ना ही बात करें. इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्योंकि इफ़ द पर्सन हैविंग थर्मामीटर, यदि व्यक्ति थर्मामीटर लगाए हुए है एंड टॉक और बात करता है, ही कैन ब्रेक द थर्मामीटर, तो उससे क्या है थर्मामीटर टूट सकता है एंड रिलीजिंग मरकरी विच इज़ पॉइजनस, और मरकरी उसमें से निकल सकता है जो कि मरकरी क्या होता है, पॉइजनस होता है. यू कैन ऑल्सो प्लेस द थर्मामीटर अंडर द आर्मपिट ऑफ द पर्सन. इसके अलावा आप थर्मामीटर को माउथ के अलावा आप व्यक्ति के आर्मपिट पे भी लगाकर मेज़र कर सकते हैं. Remove the thermometer from the mouth or armpit of the person and read it keeping your line or sight with the mercury level in the capillary tube. अब आप थर्मामीटर को रिमूव कीजिए माउथ से या आर्मपिट से, और इसके बाद फिर आप मरकरी के लेवल को जो कैपिलरी ट्यूब में आ रहा है उसको रीड करते हैं. हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर फ्रॉम एंड अवे फ्रॉम द बल्ब. डू नॉट हैंडल फ्रॉम द साइड ऑफ द बल्ब. और थर्मामीटर को जब हैंडल करते हैं तो इसके एंड पोर्शन पर ही पकड़ते हैं. डू नॉट हैंडल फ्रॉम द साइड ऑफ द बल्ब, बस बल्ब की साइड पर कभी नहीं पकड़ते हैं. रिवॉश द थर्मामीटर विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, और मेजर करने के बाद फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से थर्मामीटर को दोबारा से वॉश कीजिए. डू नॉट स्टरलाइज द थर्मामीटर इन बॉइलिंग वाटर एज इट विल ब्रेक द बल्ब. इसको कभी भी बॉइलिंग वाटर में स्टरलाइज नहीं किया जाता है थर्मामीटर को, क्योंकि बल्ब टूटने का डर रहता है इसमें. स्टोर द थर्मामीटर सेफ्टी इन सम प्लेस वेयर द थर्मामीटर where the temperature does not rise above 35 डिग्री सेंटीग्रेड. और थर्मामीटर को ऐसे प्लेस पर स्टोर करना चाहिए जहाँ पर टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव राइज ना हो. अब हैं कुछ डिफरेंसेस इसमें. एक जो डिजिटल थर्मामीटर का भी यूज़ हुआ है जो आजकल होता है, इसमें जो मरकरी क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस होता है तो इसलिए ऐसे इसका एक्सीडेंट से बचने के लिए इसके स्थान पर आजकल डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ होता है जो कि घातक नहीं होता है. और आजकल जो थर्मामीटर जो हम यूज़ करते हैं उसमें डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय फ़ारेनहाइट में जो मीटर स्केल होता है उस पर निशान बने होते हैं. तो इसमें 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट का मार्क्स रहते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. अब हम देखते हैं डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर. लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर दोनों सिमिलर होते हैं लगभग देखने में, क्योंकि इनके अंदर जो ग्लास में जो मरकरी होता है वो मरकरी का ही यूज़ होता है दोनों में. तो ये कुछ बेसिस ये सिमिलर हैं, लेकिन कुछ वेज ऐसे हैं, सर्टेन वेज ऐसे हैं जिनकी वजह से ये इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं. तो नीचे जो टेबल है इसमें डिफरेंसेस हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर में और क्लिनिकल थर्मामीटर में. सबसे पहले तो हम देखते हैं साइज का डिफरेंस. लेबोरेटरी थर्मामीटर जो कि मच लॉन्गर होता है और क्लिनिकल शॉर्टर होता है. इसका टेम्परेचर रेंज होता है लेबोरेटरी का -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्लिनिकल का होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. पोजिशन एट द टाइम ऑफ द रीडिंग,
और रीडिंग के समय जब इसकी पोजीशन होती है तो बल्ब रिमेन इन कांटेक्ट विद द सब्सटेंस, तो बल्ब जो होता है सब्सटेंस के कांटेक्ट में रहता है। रीड आफ्टर रिमूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी, इसको हम रीड करते हैं जब करते हैं रीड जब हम इसको बॉडी से रिमूव कर लेते हैं। डिज़ाइन ऑफ द बॉडी, इसका डिज़ाइन देखते हैं तो सिंपली सिलेंड्रिकल होता है और बॉडी इज डिजायर टू गिव मैग्नीफाइंग इफेक्ट टू द मरकरी कॉलम ओनली एट सर्टेन एंगल, लेकिन इसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है क्योंकि ये मैग्नीफाइंग इफेक्ट दे, इसलिए इसका थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में ले लेते हैं और इससे सर्टेन एंगल से हम इसको रीड कर सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ कैपिलरी, ये स्ट्रेट कैपिलरी होती है लेकिन इसमें जो कैपिलरी होती है उसमें एक किंक होता है, कंस्ट्रक्शन होता है ताकि इसमें मरकरी का लेवल मरकरी ऊपर लेवल पर जा सके, फ्लो हो सके। हाउ डज ट्रांसमिशन और ऑफ हीट टेक प्लेस, अब हीट का ट्रांसमिशन है, हीट का प्रसार है, वो कैसे होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कैसे होता है ये देखते हैं। इमेजिन योर टीचर एज ए बास्केट फुल ऑफ टॉफी विद ही intends to distributing among all of you in the class. He has 3 ऑप्शन। आप इमेजिन कीजिए कि आपके टीचर के पास एक बास्केट फुल टॉफ़ी है और उसको बच्चों में क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। वन ऑप्शन क्या है, फर्स्ट इज ही गिव्स अ टॉफ़ी टू द फर्स्ट बॉय एंड टेल्स हिम टू पास इट टू द नेक्स्ट बॉय एंड देन नेक्स्ट बॉय पास इट टू ऑन फर्दर। तो इसमें एक पहला ऑप्शन तो ये है कि वो टीचर क्या करेंगे, एक बच्चे को टॉफ़ी देंगे, फिर एक बच्चा दूसरे बच्चे को टॉफ़ी देगा और दूसरा बच्चा फिर तीसरे बच्चे को पास करेगा। तो इस प्रकार से आपस में एक दूसरे को पास करके सारे बच्चों को टॉफ़ी को विदाउट मूविंग, बिना टीचर बिना मूविंग किए हुए सारे बच्चों को टॉफ़ी पहुंचा देगा। और दूसरा ऑप्शन ये है, इफ़ ही आस्क यू टू लाइन अप, कि पहले वो आपसे कहेगा कि लाइन में खड़े हो जाइए एंड कम टू द टेबल 1 by 1, और उसकी टेबल टीचर की टेबल के पास एक एक करके आइए एंड आफ्टर रिसीविंग योर शेयर एंड मूव बैक टू योर शीट, और अपना अपना शेयर लीजिए और अपनी अपनी सीट पर जाके बैठिए। ऑप्शन 3 इज दैट ही जस्ट थ्रो द टॉफ़ी टुवार्ड्स यू विदाउट एनी मूवमेंट ऑन योर पार्ट, और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो अपनी जगह पर बैठे बैठे बिना मूवमेंट किए हुए आप सभी के पास टॉफ़ियों को फेंक सकता है, फेंक कर दे सकता है। तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन है। मच द सेम वे, और उसी तरह से हीट एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी, तो इसमें जो हीट का एग्जांपल है वो इस प्रकार से लिया गया है कि जो हीट एनर्जी होती है वो ट्रेवल करती है एक गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की ओर। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू होल्ड अ स्टील स्पून ऑन ए गैस फ्लेम, it will firstly get warm and then hot and finally so hot and you will not be able to hold it। तो सबसे पहले जब आप कोई स्टील स्पून को गैस फ्लेम पर रखते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ये थोड़ा सा गर्म दिखता है, फिर ये वार्म दिखता है, फिर ये हॉट होने लगता है, फाइनली इतना हॉट हो जाता है कि आप इसको फिर होल्ड नहीं कर सकते हैं। द हीट एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पून, क्योंकि उसमें हीट एनर्जी कहाँ पर आई है, स्पून में ट्रांसमिट हुई है, विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्पून, और स्पून के पार्टिकल में जबकि मूवमेंट नहीं हुआ है, स्पून के पार्टिकल स्थिर हैं लेकिन हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई है। सच ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन, तो ऐसे जो ट्रांसमिशन का जो मोड है इसको हम हीट ऑफ कंडक्शन कहते हैं। इस प्रकार के हीट का ट्रांसमिशन का मोड है, इसको हम कंडक्शन कहते हैं। इट रिजेम्बल्स द ऑप्शन 1 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टॉफ़ी, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉफ़ी का, ये उसके सदृश है कि इसमें क्या किया गया, एक बच्चे को टॉफ़ी दी गई, उसने नेक्स्ट बच्चे को पास की और नेक्स्ट बच्चे ने फिर फर्दर आगे और बच्चे को पास की, तो इसमें ये वाला एग्जाम्पल लागू होता है, फर्स्ट ऑप्शन जो टीचर का टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन का है। लेट अस मेक अनदर एग्जाम्पल, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। टेक ए बीकर एंड इट पुट ए स्मॉल बिट्स और फिल्टर पेपर सोक्ड इन द वाटर, हमें एक बीकर लेना है और उसमें छोटे छोटे से फिल्टर पेपर को पानी में भिगोकर उसमें रख देना है। फिल हाफ ऑफ द बीकर विद वाटर, और बीकर को हाफ बीकर को पानी से भर देना है। प्लेस द बीकर ऑन ए ट्राईपॉड स्टैंड एंड हीट इट विद अ स्प्रिट लैम्प, अब बीकर को हम कहाँ पर रख देंगे, एक ट्राईपॉड स्टैंड होता है जिसमें स्प्रिट लैंप लगा होता है, लैंप के ऊपर हम इस बीकर को रख देंगे। इट सीम दैट सोक्ड फिल्टर पेपर बाइट्स राइज टू द टॉप ऑफ द वाटर, मूव साइडवेज एंड कम डाउन अगेन। अब इसके बाद क्या होगा कि जब हम इसको स्प्रिट लैंप के ऊपर रख देंगे तो जो बिट्स ऑफ पेपर हमने जो डाले थे सोक्ड, वो क्या होने लगेंगे, टॉप ऑफ द वाटर के टॉप पर ऊपर की ओर आने लगते हैं और कुछ साइडवेज किनारे की तरफ आने लगते हैं। ऑल्सो द वाटर गेट्स हीटेड, और पानी भी गर्म हो जाता है। सच ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन, तो इस प्रकार के हीट ऑफ ट्रांसमिशन का जो मोड है इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन इट इज़ वेरी कोल्ड नाइट, कि जब
ठंडी रातें होती हैं, कल्पना कीजिए आप, यू हैव स्विच्ड ऑन योर रूम हीटर, तो आप अपने रूम हीटर को स्विच ऑन कर लेते हैं। यू फील वार्म व्हाइल सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ इट, जब आप उसके सामने बैठ जाते हैं तो आपको गर्मी महसूस होने लगती है। हाउएवर इफ यू प्लेस अ कार्डबोर्ड बिटवीन योर सेल्फ एंड द हीटर यू डू नॉट फील द हीट, लेकिन यदि आप ये सोचिए कि यदि आप हीटर और अपने बीच में एक कार्डबोर्ड रख लें तो फिर आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, हीट महसूस नहीं होगी उस रूम हीटर की। इट मीन्स द हीट एनर्जी इज डायरेक्टली रीचिंग यू विदाउट हीटिंग द एयर मच द सेम वे एज द टॉफी डायरेक्टली रीच यू इन द थर्ड ऑप्शन। तो इसका मतलब ये है कि जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच रही है विदाउट हीटिंग द एयर, बिना एयर को गर्म किए हुए वो डायरेक्ट आप तक पहुंच रही है। इसमें कौन सा एग्जाम्पल लागू हो रहा है टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन का? जो थर्ड एग्जाम्पल लागू हो रहा है, मतलब जब टीचर ने टॉफ़ी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था, थ्रो करके, बाई थ्रोइंग, अपनी सीट पर बैठी हुई थ्रोइंग करके टॉफ़ी को डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो इस तरह से ये तीनों एग्जाम्पल टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन के और ये तीनों एग्जाम्पल हीट ऑफ ट्रांसमिशन के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, और ये थर्ड एग्जाम्पल जो था हीट ट्रांसमिशन का, ये रेडिएशन कहलाता है। कंडक्शन, हीट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड बाय कंडक्शन ओनली, हीट सॉलिड्स में कंडक्शन के द्वारा ट्रेवल करती है, मतलब हीट का संचार सॉलिड वस्तुओं में ही कंडक्ट होता है, ट्रेवल करती है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन, ये एक्टिविटी है, इसके द्वारा हम ये प्रूव करते हैं कि हीट का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन, और कंडक्शन की डेफिनेशन है कि पार्टिकल के विदाउट मूवमेंट किए हुए हीट एनर्जी का सॉलिड में ट्रांसमिशन होने की जो प्रोसेस है उसे हम कंडक्शन कहते हैं। इसमें एक लेना है हमें मेटलिक स्ट्रिप या रोड लेना है, और उसमें बैक्स के द्वारा छोटी छोटी सी हमें नेल्स, कीलों को लगा देना है, और फिर एक दूसरे एंड को इसको हमें कैंडल के द्वारा या किसी स्प्रिट लैम्प के द्वारा हम इसको गर्म करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही जब ये रोड गर्म होना शुरू होती है तो इसमें से जो बैक्स से लगी हुई कील थी वो नीचे गिरने लगती हैं, फॉल डाउन होने लगती हैं, और अंत में धीरे धीरे पहले, सबसे पहले फर्स्ट नंबर की जो नेल थी वो गिरती है, इसके बाद फिर सेकंड नंबर की, फिर धीरे धीरे ये फाइनली सारी नेल्स धीरे धीरे ये फॉल डाउन हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हीट का फ्लो होता है वो ग्रेजुअली फ्लो होता है, धीरे धीरे क्रमशः फ्लो होता है जो कंडक्शन होता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं कि जो हीट ट्रेवल करती है थ्रू सॉलिड्स बाय कंडक्शन। अब है एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्शन। इन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी क्लोजली पैक होते हैं। सॉलिड्स, आप जानते हैं कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं। जैसे ये कोई सॉलिड चीज़ बना देते हैं हम, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से क्लोजली पैक होते हैं। दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और ये केवल वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन में, केवल वाइब्रेशन हो सकता है इनमें, और एक ही स्थान पर रहते हैं। व्हेन द एंड ऑफ द मेटेलिक ब्लॉक और स्ट्रिप इज हीटेड द पार्टिकल एट द एंड एब्जॉर्ब एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर रैपिडली, जब मेटेलिक ब्लॉक या स्ट्रिप का जो एंड है, अंतिम किनारा है, इज हीटेड, जब ये गर्म हो जाता है तो द पार्टिकल्स एट द एंड के जो पार्टिकल्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करके रैपिडली वाइब्रेट करने लगते हैं। दीज रैपिडली वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कोलाइड विद देयर नाइबर्स एंड ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ हीट एनर्जी टू देम, और ये रैपिडली वाइब्रेटिंग जो पार्टिकल हैं आपस में टकराकर अपने आसपास के नाइबर्स से टकराकर ट्रांसफ़र करते हैं पार्ट ऑफ हीट एनर्जी का, एक से दूसरे में, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर करते हैं। एज ए रिजल्ट दीज पार्टिकल्स ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर रैपिडली एंड टर्न कॉज देयर नाइबर्स टू वाइब्रेट मोर रैपिडली एंड दस द प्रोसेस कंटिन्यू टिल लास्ट पार्टिकल्स एंड ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर रैपिडली। इस प्रकार से वाइब्रेट करते हुए एक से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं, इसकी हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के गुड कंडक्टर्स के बारे में। द सब्सटेंस विच अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, ऐसे सब्सटेंस जो हीट एनर्जी को फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं उसे हम गुड कंडक्टर कहते हैं। जैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स में हीट एनर्जी का फ्लो होता है
क्योंकि मेटल्स जैसे ही धूप या गर्मी के संपर्क में आता है तो तुरंत गर्म होने लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। However, even all among us the metals, some are better conductor than the other. लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बेटर कंडक्टर होते हैं, अच्छे ऊष्मा के संचालक होते हैं, और कुछ कम भी होते हैं। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड एंड द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन स्टॉप्स वंस द टू ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स हैव अटेन्ड द सेम टेम्परेचर। There are two important conditions for the transfer of heat energy by the conduction between the two objects. इसलिए दो कंडीशन है हीट ट्रांसफर कंडक्शन के लिए। पहली है द टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। इसमें दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये भी है द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एक का टेम्परेचर और दूसरे के टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, तो तभी हीट का कंडक्शन होता है। अब है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर के लिए कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर का है कुकिंग बेजल्स आर मेड ऑफ मेटल सो दैट दे कैन इजीली एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द फूड। जो कुकिंग बेजल्स होते हैं वो हमेशा मेटल के ही बने होते हैं और वो इजीली एब्जॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी को और ट्रांसफ़र करते हैं फूड में, इसलिए खाना कुक होने लगता है। कुक दूसरा है कूलिंग कॉइल्स ऑफ द एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर आर मेड अप ऑफ कॉपर एज दे आर इजीली कंडक्ट हीट। जो कूलिंग कॉयल है एयर कंडीशनर की और रेफ्रिजरेटर की, वो भी कॉपर की बनी रहती हैं, वो भी इजीली हीट का कंडक्शन करती हैं। थर्ड, कॉपर ट्यूबिंग इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर्स इजीली टेक्स हीट फ्रॉम हॉट वाटर कमिंग फ्रॉम द इंजन। जो कॉपर ट्यूबिंग है ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर में यूज की जाती है, इजीली टेक करती है हीट को हॉट वाटर से, जो कि इंजन से आता हुआ हॉट वाटर होता है उसको तुरंत हीट को यूज़ कर लेती है, टेक कर लेती है। फोर्थ है मरकरी इज़ यूज एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड एज इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और मरकरी भी देखिए आप गुड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है क्योंकि ये थर्मामेट्रिक लिक्विड के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और हीट इंसुलेटर। अब अभी अपन ने गुड कंडक्टर पढ़ा था, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर को हम हीट इंसुलेटर भी कहते हैं। The substances which do not allow the heat energy to flow through them easily are called bad conductor or heat insulator। जो सब्सटेंस हीट एनर्जी को फ्लो होने से अलाउ नहीं करते हैं उन्हें हम बैड कंडक्टर या हीट इंसुलेटर कहते हैं। इसमें से देखिए जैसे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, जैसे ग्लास है, माइका, एवोनाइट, कॉटन, वूल, एस्बेस्टोस, पॉलीयूरेथेन, फोम, वुड, PUF कहते हैं, जैसे wood, plastic, CTC are bad conductor of heat, or in addition to the all liquid which all glass gases are bad conductor of heat। अब हम देखते हैं practical applications of heat insulator। heat insulator के practical application ये फर्स्ट है false ceiling is providing in room are the space in between and filled with asbestos or sawdust so as to keep the room cool। आप ये देखते हैं कि कमरों में आजकल फॉल्स सीलिंग लगाई जाती है कमरों को ठंडा करने के लिए, और उसके बीच में हम एस्बेस्टोस को भर देते हैं। द रीजन बिहाइंड द हीट दैट द वूल यूज्ड फॉर फॉल्स सीलिंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो इसका रीज़न ये है बिहाइंड दिस कि वूल यूज्ड फॉर फॉल्स सीलिंग के लिए जो वूल यूज की जाती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। एनिमल इन द कोल्ड कंट्रीज आर जनरली कवर्ड विथ थिक फर। जो कोल्ड कंट्रीज में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कवर्ड रहते हैं थिक फर से कवर्ड रहते हैं। द फर टैप्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर एंड एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को ट्रैप कर लेती है और एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। Thus the heat generated within them does not flow out and hence keep them warm। इस प्रकार से जो हीट जनरेट होती है does not flow out, बाहर नहीं निकलने देती है, and hence keep the warm, और बॉडी को फिर वार्म रखती है। We wear woolen clothes in winter because of woolen yarn contains fiber which trap air। हम सर्दियों में वूलन कपड़े पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो वूलन यार्न होता है उसमें फाइबर होता है और जो कि एयर को ट्रैप कर लेता है। सिंस एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एयर जो है हीट का बैड कंडक्टर होता है, डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू फ्लो आउटवर्ड। और ये एयर क्या करती है कि जो हमारे अंदर की गर्मी होती है उसको बाहर नहीं जाने देती है। जब आवर बॉडी स्टॉप्स लूजिंग हीट, और जब हमारा बॉडी
हीट को लॉस नहीं करता है तो हमें फिर गर्मी महसूस होती है। चौथा है मड हाउस विद thatched roof keep cool in summer and warm in winter as compared to concrete house। आपने देखा होगा जो कच्चे मकान होते हैं वो उनकी जो रूफ होती है, उस थैस्ड रूफ होती हैं, वो गर्मियों में तो ठंडी लगती हैं और सर्दियों में गर्म रहती हैं एज कम्पेयर टू जो कंक्रीट मकान होते हैं, पक्के मकान होते हैं, उनकी तुलना में। इट इज़ बिकॉज द थैस्ड रूफ कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर। क्योंकि जो थैस्ड रूफ होती हैं, छप्पर होते हैं, वो क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को ट्रैप कर लेते हैं। और आप तो जानते हैं कि एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ये अलाउ नहीं करेगा, अंदर की गर्मी को बाहर जाने को से रोकेगा। इसलिए हमें जो थैस्ड रूफ है गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म लगते हैं। सिमिलरली मड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हैंस इन समर हीट। नेक्स्ट 5 है इन कोल्ड कंट्रीज डबल ग्लास विंडोज प्लेन आर यूज्ड। आप देखते सर्दियों में जो ठंडे स्थान होते हैं, ठंडे देशों में जो डबल ग्लास विंडो प्लेन यूज़ किया जाता है। लीविंग अ गैप फिल्ड विद एंड ट्रैप्ड एयर एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम द रूम टू आउट। और इसमें क्या होता है कि ये इसमें गैप को फिल्ड कर दिया जाता है विद एयर के द्वारा, एंड ट्रैप्ड एयर एक्ट एज ए इंसुलेटर। और जो इसमें जो ट्रैप एयर होती है वो इंसुलेटर की तरह काम करती है। वो ट्रैप एयर क्या करेगी, जो गर्मी अंदर की होती है उसको बाहर नहीं जाने देगी रूम से, और दस द रूम कीप्स वार्म, और इस प्रकार से रूम वार्म लगता है। 6 birds puff up their feathers in winter because in doing so they trap a large amount of air which in turn act as an insulator and does not allow their body heat to flow out। जो बर्ड्स पफ अप देयर फीदर इन विंटर, सर्दियों में अपने फीदर से अपना पूरा बॉडी ढक लेते हैं। बिकॉज इन डूइंग सो, ऐसा इसलिए करते हैं, सो दे ट्रैप ए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, ताकि ये लार्ज अमाउंट एयर को ट्रैप कर सके, विच इन टर्न एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ देयर बॉडी हीट टू फ्लो आउट। ये भी एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और बॉडी की हीट को बाहर नहीं अलाउ करता है। Appliances like electric kettle, electric irons, electric ovens, soldering rods, cooking pans, etc. are provided with wooden or plastic handles because they are a bad conductor of heat. Hence, the heat from the hot appliances does not flow to the handles, with as a result that we can hold them easily। आपने देखा होगा कि जितने भी appliances होते हैं, कुकिंग अप्लाइंसेस होते हैं, इनमें जो हैंडल लगा होता है वे वुडन या प्लास्टिक का लगा रहता है। और वुडन और प्लास्टिक आप तो जानते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट रहता है, इसलिए हमें ये पकड़ने में गर्म नहीं लगते और हम आसानी से इनको होल्ड कर लेते हैं जबकि बर्तन गर्म रहता है। स्लैब ऑफ आइस आर कवर्ड विद सॉडस्ट और गन्नी बैग्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम मेल्टिंग। The sawdust of a gunny bags contains a large amount of trapped air which acts as an insulator and does not allow outside heat to reach the ice। आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ की सिल्लियाँ आती हैं वो गन्नी बैग्स या सॉडस्ट से ढकी रहती हैं, क्योंकि सॉडस्ट क्या कर लेता है, वो एयर को ट्रैप कर लेता है और ऐसे इंसुलेटर की तरह काम करता है और हीट को अलाउ नहीं करता है आउटसाइड जाने के लिए, तो इसलिए वो आइस फिर पिघल